उस सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम था, कोड के आधार पर तय होता था, और केंद्र बैंक या कह लो सरकार के पास विनिमय दर का पूर्ण नियंत्रण होता था। बोलो सही है? केंद्र बैंक या सरकार चाहे अपने अनुसार विनिमय दर को परिवर्तित कर सकती है। सही है? आज हम बात करेंगे रहने दो, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बोलो जी यस। दोस्तों लिख लीजिए, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली, लचीली या कह लो चल विनिमय दर प्रणाली। कल वाली क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, विनिमय दर प्रणाली, लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली, दिस इज फ्लेक्सिबल या कह दो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली। पॉइंट नंबर 1, इस विनिमय दर प्रणाली में ये लाइट, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, जल्दी बताओ बाजार सेनाएं क्या होती हैं? विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं ब्रैकेट में डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्भर या आधार पर डिमांड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है, निर्धारित होती है, विनिमय दर निर्धारित होती है। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि $1 इज इक्वल टू ₹50 और $1 हो जाता है ₹70, बहुत कॉमन सेंस से देखिए। तो दोस्तों ये जो $1.50 से $1.70 ये जो हुआ है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डॉलर, देखो विदेशी मुद्रा के बाजार सेनाएं। दोस्तों ये विदेशी मुद्रा डॉलर, सारे लोग देखना, डॉलर की डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होगा कि ये 50 से 70 होगा या $1 दोस्तों ₹50 से $1 ₹40 होगा। तो दोस्तों 50 से 70 होगा या 50 से 40, ये तय करेगा डिमांड एंड सप्लाई। अपने आप सीखो दोस्तों। अगर मुझसे बात करी जाए, नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? नेक्स्ट लिखो, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? और इस साइड विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है? विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है? विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है और मांग क्यों करते हैं, पूरा लिखना है। दोस्तों जरा ध्यान समझो, हमने कहा कि विदेशी मुद्रा की भारत में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ये तय करेगा कि हमारे इंडिया में क्या रेट होगा। बोलो जी यस। तो पहली बात तो ये सीख लें कि भारत विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करता है। तो विदेशी मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं? नंबर 1, आयात करने के लिए। बताओ हाँ या ना? नहीं समझ पाए? समझ गए? पक्का समझ गए? ये बताइए पीले सूट में, हाँ जी बताओ। विदेशी मुद्रा की मांग आयात करने के लिए, इसको समझाओ। नहीं पता? बैग उठाओ, बाहर जाओ, चलो जल्दी जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट की। बैग उठाओ बाहर। क्या फिर से मैं सुना रहा, विदेशी, मैंने कहा कि इस विधि में फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, क्योंकि नहीं पढ़ने का मन लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो बाहर जाओ, कोई क्लास में बैठ के क्या कर रही? नहीं तो लिखने में हिस्ट्री की क्लास थोड़ा चल रही बहन जी, कि हिस्ट्री की क्लास चल रही होती तो बाबर क्यों मरा और कैसे मरा, मकबरा कहाँ है, क्या है, ये टीचर चाहे पढ़ा दे चाहे लिखवा दे, चाहे घर पे पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स यहाँ समझ में नहीं आई तो कॉपी को फोड़ लेना माथे मार के, तब भी नहीं आएगी। क्या मैं सही कह रहा है गलत? सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री की आर्टिकल 374 क्या कहता है, यहाँ पढ़ लो या घर पे, समझ में आ जाएगा। ये अर्थशास्त्र है भैया। जवाब नहीं दोगी बाहर कर दूंगा, जल्दी जवाब दो मुझे कि भारत में, मैंने कहा इस, चलो बताओ फ्लेक्सिबल, इसको समझाओ ये क्या है। चलिए लचीली विनिमय दर प्रणाली क्या है? नहीं पता? किसको नहीं पता? या तो ईमानदारी से हाथ कर दो खड़ा, क्योंकि मैं खड़ा करूंगा फिर मैं बाहर कर दूंगा। बताओ किसको नहीं पता क्या है? कल नहीं आए थे, घर में पढ़ा तो आज रहा। हाँ जी, कल नहीं आए थे, एग्जाम था तो फिर ऑनलाइन क्लास भी नहीं देख पाई, क्योंकि जरूरत क्या है, इतना ज्यादा पढ़ लेंगे ज्यादा नुकसान नहीं करता, पेट में गुड़ होगा ज्यादा पढ़ना। हाँ जी, ये श्रीलंका सबको पता है, इसमें तुम्हारी तकलीफ लग रहा नहीं पता बेटा तुम्हें। यार ये तुम्हें नहीं पता, तो इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं, ये हमारी बेइज्जती है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब हमने तुम्हारे बैच में किया नहीं, लेकिन हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई साहब क्या क्या चीजें तुम्हारी बुद्धि के स्तर में जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा। तो हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी जिस बार पढ़ाई है, राइट। तो भैया तुम हमारी इज्जत कर ही नहीं रहे, हम तुम्हारी इतनी इज्जत कर रहे, इज्जत तो देने लेने से मिलती है ना। हाँ, इस मोहल्ले में सबको पता है कि इस लचीली और चल विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्राओं की मांग कितनी है और सप्लाई कितनी है, ये तय करेगा विदेशी मुद्रा कितने रुपए का होगा। सीधी बात, आप विदेशी मुद्रा डॉलर को मान लो, टमाटर ये लो, डॉलर को क्या मान लो भाई साहब। भारत में टमाटर ये देखो 50 रुपए किलो मिल रहा, टमाटर की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, टमाटर 70 का। टमाटर दोस्तों 50 रुपए का मिल रहा, डिमांड ज्यादा, नहीं डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा 40 का। लो जी, सिंपल बात। तो लगता है इससे सिंपल कोई पाएगा आपको इकोनॉमिक्स? तब भी ये देखो है, अबे हम हीरा है तो थोड़ा, कह रहा आप हीरा है, अबे हीरा है तो थोड़ा हीरे की चमक भी तो देखो तुम लोग, कुछ चमक के असर तो पड़े तुम्हारे ऊपर है, पड़ रहा है। धन्यवाद, ऐसे बच्चों को इग्नोर करते फिर। चलो हटाओ दोस्तों। तो विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? आयात करने के लिए। तुम बताओ पड़ोसन, उसका असर तुम पे भी होगा। देखो सब ये जैसे ही है यार। ये बताओ विदेशी मुद्रा की, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? मैंने कहा आयात करने के लिए। सिर्फ बस ऐसे समझा दो, बस एक लाइन में। सब ढपोल बैठेगा क्लास में भाई, चलो तुम बता दो। लो जे भी उसी कैटेगरी की है भैया, हम नहीं पढ़ा रहे, हम जा रहे हैं भाई। देखो आज नहीं पढ़ाएंगे तो हम, तो ठीक है हम, लेकिन ऐसे ढक्कनों को क्या पढ़ाए भाई, तीन के तीनों ढकोल। चलो तुम बताओ, तुम्हारे बगल में। हाँ, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? पहला आयात करने के लिए, बताओ समझाओ।
अबे चौथी भी वैसी है। चलो ये बताएगा। हाँ भाई बताइए। बैग उठाइए, एक बार कहेंगे बस, दोबारा नहीं कहेंगे, जल्दी। बैग उठाइए, बैग उठाइए, दोबारा नहीं कहेंगे, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, जल्दी, मुझे बहुत पढ़ाना है आज, जल्दी चलिए जल्दी। और आ रहे तुम्हारे पीछे पीछे, चिंता नहीं करो, चलो जल्दी चलो चलो। हाँ जी चलो चलो जल्दी जल्दी, आ जाओ बेटा जल्दी। भाई इन्हें बाहर करो। है आयात निर्यात के लिए मांग करते हैं, मैंने कहा कैसे ये समझाना है भाई। चलो देखो अपने आप चले जाओ, बाहर उठा के बाहर कर देंगे फेंक के जल्दी से। अभी और भी आ रहे तुम्हारे पीछे, तुम बताओ, चलो जल्दी चलो जल्दी, तुम्हारे बैठने ना बैठने से पैसा नहीं मिलेगा, तुम बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, सही है, कैरियर खरीदने के लिए सही है। अगर हम दोस्तों जल्दी भैया, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ दोस्तों, अगर हमें किसी वस्तु का करना है आयात, एवरीवन ऑनलाइन फोकस, हमें किसी वस्तु करना है आयात, तो हमारी जेब में क्या होना चाहिए? लो वही तो विदेशी मुद्रा की डिमांड क्यों करते कि भैया भैया ये कॉपी नहीं, कॉपी भी ले जाओ, कॉपी भी नहीं चाहिए तुम्हारी, बाद में आना, चलो। हाँ तुम बैठो, चलो बेटा जल्दी, 1 2 3 चलो। तुम भी बताओ, तुम्हारी पड़ोसी को भी ले जाओ तुम साथ में। हाँ बताओ, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं आयात करने के लिए, सेंटेंस को समझाओ। अभी तो मैंने भी समझा दिया, अब तो समझा ही सकती है, अब भी नहीं समझा सकती, इसका मतलब तो पूंजी होना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही बात है। क्या दोस्तों बाहर निकालने का काम है इनका कि नहीं निकालना चाहिए? नहीं। अभी धर्म संकट में पड़ गई, क्या मेरी पड़ोसी में क्या करूं, जाना चाहिए इसको या नहीं जाना चाहिए? रह जाओ, कहां गई उसको, बुला के लाओ जल्दी, जाओ तुम ही जाओ, बुला के लाओ, बोला कहां गया वो, तो बुला के लाओ जल्दी जल्दी, भाग के बुला के लाओ। देखो दोस्तों तो कितनी ठंड है ये, और बेचारे लड़के कितने सीधे होते हैं, वो बेचारा चला भी गया बाहर। भाई देखो यहीं खरीदी के साथ भी बुलाएंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों आयात करने के लिए नंबर 2 विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं दोस्तों, मैं कहूंगा विदेश, पढ़ना अपने आप, विदेश में निवेश करने के लिए। हाथ ऊपर करो कितने समझ गए, हाथ ऊपर करो कितने समझ गए, जिन्हें झूठी झूठी करो विदेश में निवेश करने के लिए, बोलो समझ में आया? कि भाई हमारे इंडिया में जो टाटा, अब हो गया यार तेरा नीचे कर लिया, तो हमारे इंडिया में जो टाटा है, अगर मान लो टाटा है, टाटा को कल को दूसरे देश में कंपनी खोलनी है, तो टाटा की जेब में क्या होना चाहिए? पैसा नहीं, मॉर्निंग विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। नाउ नंबर 3 दोस्तों, विदेशों में पर्यटन के लिए। बताओ दोस्तों कितने बच्चे समझ गए, विदेशों में पर्यटन के लिए, बोलो समझ गए? तो दोस्तों मुझे अपनी बीवी को जाके ले जाके स्विट्जरलैंड ले जाना है, तो मैं जेब में डाल के क्या ले जाऊंगा? तो विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, बोलो समझ में आया? अरे भाई साहब भारत में विदेशी मुद्रा की सप्लाई कैसे होगी? नहीं मिला, चला गया कोई? विदेशी मुद्रा की सप्लाई कैसे होगी, आपूर्ति? अब बताओ, अब जवाब दो बेटा, अब मैं नहीं लिखूंगा। शाबाश दोस्तों, आंसर इज निर्यात के द्वारा, निर्यात के द्वारा। दूसरा दोस्तों, जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें मैं समझाऊंगा। अगर हम इंडिया से किसी वस्तु को एक्सपोर्ट करें तो विदेश से करेंसी आएगी, तो भैया आपूर्ति कैसे होगी? निर्यात करके, बोलो समझाओ तुम। तो क्या होगा हमारे देश में? विदेशी मुद्रा की सप्लाई है ना। चलो नाउ नंबर 2 दोस्तों, कैसे होगा? विदेशी निवेश से, विदेशी निवेश से। नहीं समझ में आया कि अगर हमारे देश में विदेशों से कंपनियां भारत में आके निवेश करेंगी, कंपनी बनाएंगी, तो भर के क्या लाएंगी? डॉलर या फॉरेन करेंसीज। दूसरा, तीसरा है वो भी दिखाएंगे अभी, ठंड पाओ, विदेशी पर्यटकों के द्वारा। नहीं समझ पाए? और लास्ट लाइन एक और लिख रहा हूं, देखना, विदेशी ऋणों से। बताओ नहीं समझ पाए? नाउ देखना सारे लोग कि विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं और आपूर्ति कैसे होती है। आगे चलो दोस्तों, विदेशी मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर, जैसे टमाटर की मांग और आपूर्ति डिमांड सप्लाई के आधार पर तय होता है कि टमाटर का प्राइस क्या होगा, ऐसे ही दोस्तों विदेशी मुद्राओं की भारत में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, इस पर तय होगा कि $1.50 से 70 या $1.50 से 40। आगे चले थोड़ा, एक लाइन और लिख लो। इस विनिमय दर प्रणाली में, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्र बैंक या सरकार, पब्लिक करके सरकार, जल्दी बताइए क्या कोई नियंत्रण होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कोई नियंत्रण, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऑनलाइन सारे स्टूडेंट डबल थम्स अप करो, जल्दी से बताओ क्या स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्र बैंक पब्लिक सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऑनलाइन डबल थम्स अप करो और बताओ क्या समझ आया कि नहीं, कि क्या इस विदेशी विनिमय दर में दोस्तों, चूंकि ये जो विदेशी विनिमय दर है ये कौन तय कर रहा है? डिमांड और सप्लाई। तो क्या इसमें केंद्र बैंक या सरकार के पास कोई नियंत्रण होगा? दोस्तों नहीं होगा, बोलो समझ में आया? क्योंकि मार्केट फोर्सेस की वजह से तय होगा कि $1 कितने रुपए होगा। लगा दिस, नीचे लिख सकते हो एग्जांपल। दोस्तों ध्यान सुनना, मुझे पहले सुन लो फिर लिख लेना, टाइम दे रहा। अगर $1.50 से $1.70 का, बस मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे इंडियन रुपये की वैल्यू कम हो रही है ज्यादा? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। कम या ज्यादा? इंडियन रुपये की वैल्यू हो रही है, बढ़ रहा है। कौन है बढ़ने वाला? इंडियन रुपये की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा? इसमें नहीं, इसमें पूछा कम या ज्यादा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मुद्रा का मूल्यह्रास। सब जान गए? तो मुद्रा का मूल्यह्रास इंग्लिश में डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तुम लोग तो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में भी सीख गए, बोलो जी ऐसे, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मुद्रा के मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है, तो जब मैं सरल भाषा में कि डॉलर या विदेशी मुद्रा मजबूत हो जाए और इंडियन रुपये कमजोर हो जाए, दैट इज डेप्रिसिएशन। और यहां देखो $1 पहले था 50, अब 40, दिस इज कॉल्ड मुद्रा की मूल्य वृद्धि। मुद्रा की मूल्य वृद्धि, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा की मूल्य वृद्धि। बोलो आनंद आया? बहुत गौर से सुनना दोस्तों, मजे मजे में समझ में आ जाएगा। और वो कैसे, देखते जाना सारे लोग। दोस्तों ये मान लो डॉलर को मान लो टमाटर या चॉकलेट, एक किलो टमाटर $50 का है, 1 किलो टमाटर 70 का। कब होगा? जब टमाटर की डिमांड कम होगी या ज्यादा? टमाटर की डिमांड ज्यादा। अब टमाटर को छोड़कर विदेशी मुद्रा मान लेते हैं दोस्तों, विदेशी मुद्रा की डिमांड ज्यादा कब होगी? बस मुझे जवाब दो, आयात निर्यात के संदर्भ में जवाब दो कि विदेशी मुद्रा की भारत में डिमांड ज्यादा कब होगी? लवली आंसर दोस्तों, लवली आंसर, लवली दोस्तों। कि अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा की मांग क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है?
वाह जी वाह, क्योंकि हमारे देश में आयात क्या है, ज्यादा। सारे स्टूडेंट बताएंगे कि विदेशी मुद्रा की साथ साथ भारत में आपूर्ति क्या हो गई, कम। आपूर्ति कम। दोस्तों बताओ आपूर्ति कम क्यों हो रही? क्योंकि भारत में जो उत्पादन है वो कम है, और उत्पादन कम होगा तो निर्यात भी कम होगा। तो इसका मतलब है अगर हमारे देश से निर्यात क्या है, कम है, तो हमारे देश में जो डॉलर है वो 50 से हो जाएगा 70। बोलो जय हो। क्या बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए? तो दोस्तों डॉलर की जो डॉलर है वो $1.50 से $1.70 या 50 से 52, 53, 54, 55। इसका मतलब कुल मिलाकर डॉलर मजबूत कब होगा और भारत का रुपए कमजोर कब होगा? कि जब हमारे देश में आयात क्या हो, ज्यादा, और निर्यात क्या हो, कम। ईमानदारी से बताइए, आनंद आ रहा है नहीं? राइट। और इंडियन रुपये के मूल्य में मूल्य वृद्धि कब होगी रुपए में? जब दोस्तों हमारे देश में लोगों सिस्टमैटिकली, जब हमारे देश में डॉलर की जो डिमांड है वो क्या है, कम। क्योंकि हम आयात क्या कर रहे हैं, कम, और आयात और डिमांड कम है, और जो आपूर्ति जो सप्लाई है वो क्या है, ज्यादा। और सप्लाई ज्यादा इसलिए क्योंकि हमारे निर्यात, हमारा प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा, और हमारे निर्यात क्या है, ज्यादा। तो इंडियन रुपी ऑनलाइन सारे लोग बताइए दोस्तों, आनंद आया क्या कि कब हमारा इंडियन रुपी कमजोर होगा और डॉलर मजबूत, और कब इंडियन रुपी मजबूत होगा और डॉलर कमजोर? ये डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, डिमांड और सप्लाई पर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बोलो जी क्लियर है? चलो लिख लो जल्दी से। दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने 3 मेथड बताए थे, आप जल्दी से बताइए कौन कौन से। पहला मेथड बताया था जिसमें मैंने कहा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। दूसरा मेथड बताया लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली। बोलो जी यस। और तीसरा मेथड बताया मैंने प्रबंधित लचीली दर प्रणाली। बोलो यस। आइए हम तीसरे मेथड की बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट तीसरा मेथड का नाम लिख लो, प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली। 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 दोस्तों दिस इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लिख लो। वर्तमान में भारत में विदेशी विनिमय दर, वर्तमान में भारत में विदेशी विनिमय दर इसी प्रणाली, जाओ मोड़ी जल्दी जाओ, तो कोई बात नहीं, लगा के जाओ, बाहर थोड़ा कह रहे जाने गए, कह सॉरी सर, हमने चलो हमने कहा तो लगा बस हमसे बाहर नहीं, गेट लगाने को कह रहे। वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में विदेशी विनिमय दर इसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित होता है। सारे लोग क्या बात समझ गए? नहीं समझे कि वर्तमान में जो विदेशी विनिमय दर है वो किस प्रणाली पर तय होता है? प्रबंधित लचीली। सही है? हाँ? अगर मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं, 1972 से पहले पूरे विश्व में और भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। देन 1970 से अराउंड 1990s की शुरुआत तक फ्लेक्सिबल आया, और 1995 के बाद से ये वाला सिस्टम आया। तो अगर आज मुझसे कोई पूछे कि वर्तमान में विदेशी विनिमय दर कैसे तय होता है, तो मैं कहूंगा प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली। राइट। अब आप लगाइए दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर अभी दिमाग लगा लेंगे तो जीवन में कभी इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े सीख जाएंगे। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो। फिक्स्ड, पहला सिस्टम स्थिर, फिक्स्ड, इसका मतलब रेट को फिक्स्ड कौन करता है? केंद्र बैंक। वो हो गया खत्म, हो गया खत्म। दूसरा फ्लेक्सिबल, ऊपर और नीचे, डिमांड और सप्लाई, सप्लाई ऊपर नीचे होता तो बस फ्लेक्सिबल लचीली का मतलब है डिमांड और सप्लाई। हो गया थे? क्या कभी पढ़ना है? याद हो गया हमेशा। अब समझना, यहां पर है प्रबंधित लचीली, मैनेज्ड है ये प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली। दोस्तों प्रबंधित तो अभी भूल जाओ आप, अभी सिर्फ याद करो लचीली विनिमय दर प्रणाली। तो डिमांड और सप्लाई, तो लिखो इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्राओं के, विदेशी मुद्राओं के, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, अर्थात अर्थात विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, अर्थात मांग एवं आपूर्ति, अर्थात मांग एवं आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, आधार पर निर्धारित होती है। ये बात तो समझ में आ गई? ये तो हो गया लचीली विनिमय दर प्रणाली। बोलो यस। अब इसमें प्रबंधित वर्ग भी तो लिखा है, इसका मतलब भी तो कुछ होगा कि दोस्तों बाजार सेनाओं के आधार पर तय होती है। लेकिन 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 के बाद इसका मतलब छुपा है। लिखते लिखते अपने आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना समझ पाए। लेकिन जब विनिमय दर में अस्थिरता होती है, तब केंद्र बैंक विनिमय दर को, जब विनिमय दर में अस्थिरता होती है तब केंद्र बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करती है। केंद्र बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करती है। बताओ ईमानदारी से कितने अच्छे समझ गए? हाथ ऊपर कर लो जल्दी। समझ गए? मतलब समझना दोस्तों, $1 जो है वो रुपीस कितना था? 50। $1 रुपीस 70। जल्दी बताओ कब होगा? जब भारत में डॉलर की डिमांड ज्यादा, डॉलर की सप्लाई कम। सही है? सही है? आपने कहा डॉलर की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो 50 से क्या हो जाएगा? 70। और जल्दी बताओ $1.50 जो है $1.40 कब होगा? क्या दोस्तों आज के बाद हमारे सारे स्टूडेंट क्या जीवन भर के लिए सीख गए कि डॉलर कब महंगा, कब सस्ता, इंडियन रुपी कब मजबूत, कब ढीला? बहुत अच्छी तरह सीख गए। आनंद आ गया इकोनॉमिक्स पढ़ने में? आगे चलो, रुको अभी। ये तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई पे तय हो गया कि 50 से 70 और 50 से 40। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कहा ये ऐसा तब हो रहा है जब भारत में डॉलर की सप्लाई, बताओ दोस्तों आप ही बताओ जल्दी से, डिमांड क्या है? ज्यादा, सप्लाई क्या है? कम। तो दोस्तों यदि यहाँ पर आरबीआई भारत में कुछ डॉलर्स को सेल करे, आरबीआई कुछ डॉलर्स को क्या करे? सेल। मान लो आई एम द आरबीआई, दोस्तों मेरे पास है डॉलर,
और मैंने डॉलर को उठाए और सेल कर दिए, बताओ क्या डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, रेट स्थिर हो जाएगा? बताओ दोस्तों, समझ में आया या नहीं? और दोस्तों इस केस में जल्दी बताओ, ऐसा केस कब हो रहा है? जब डॉलर की डिमांड क्या है, कम, और सप्लाई क्या है, ज्यादा। डॉलर की सप्लाई और डिमांड कम, तो इंडियन रुपी 40 हो रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों आरबीआई शाबाश जो डॉलर है उसको क्या करेगी, बाय करती है। जब आरबीआई डॉलर को यहाँ क्या करती है, बाय करती है, और यहाँ पे क्या करती है, सेल। दोस्तों एक्सेस डॉलर्स हैं, मैंने दोस्तों बाय कर लिए, डॉलर की सप्लाई मेंटेन, डिमांड के बराबर, प्राइस स्टेबल। बोलो जय हो। कॉन्सेप्ट समझ गए? दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एवरीवन, दिस इज कॉल्ड एवरीवन, दिस इज कॉल्ड प्रबंधित मैनेज्ड। तो दोस्तों प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली, बताओ समझ में आया? तो दोस्तों लचीली विनिमय दर में जो विदेशी विनिमय दर है वो तय होता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर। लेकिन दोस्तों जब डॉलर अत्यधिक परिवर्तनीय होता है तो आरबीआई उसमें क्या करती है, हस्तक्षेप, और डॉलर को क्या करती है, रेट को कंट्रोल। और इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में एक और वर्ड के साथ बोला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं बंधकरण। एवरीवन क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये बंध है, शायद ऐसे लिखा जाएगा, बंध्यकरण। दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। एक टर्म है, रुक जाओ, स्टरलाइजेशन, बंधकरण, मतलब कुछ नहीं कि आरबीआई जब क्या करे, डॉलर या विदेशी मुद्रा के लो आप, डॉलर को क्या करती है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल करती है। जब आरबीआई डॉलर को बाय एंड सेल करती है दोस्तों, जिससे देखना, जिससे क्या होगा, विनिमय दर, आई शाबाश, इस तरीके से बोला, शाबाश, जिससे विनिमय दर, जिससे हमारी जो विनिमय दर है को क्या, स्थिर स्थिर बनाया जाता है। बताओ दोस्तों, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो और हमारे ज्ञान का सम्मान दो। किस किस को समझ में आया? पक्का? पूर्ण रूपेण छापो। बहुत गलत पढ़ाता हूँ क्या मैं? हैं? उससे भी ज्यादा आई जी, अब नहीं लग रहा तुम लोगों को कि मैं गलत पढ़ाता हूँ दोस्तों? अरे आप ही तो मेरी एनर्जी हो यार, मुझे ताकत खाने पीने से थोड़ा ना मिलती, हमारे स्टूडेंट के एक्सप्रेशन से मिलती। जब हमारे स्टूडेंट एक्सप्रेशन देते हैं तो बिना खाए भी पढ़ाने का जोश अपने आप आ जाता है। बोलो सही है? वो देखो इतनी हैवी जैकेट पहने, एक गले में मफलर लपेटे है, एक कनपट्टी में लपेटे है, नहीं लपेटे लपेटे तो बड़े अच्छे लग रहे हो, लपेटे रहो। और दोस्तों जब कुछ नहीं बचा तो हाथ में भी ग्लव्स पहन लिए, यहाँ देखो शर्ट अकेली डाल के आए हैं दोस्तों। इतना जोश होना चाहिए कम काम करने का। कौन है सुना कि ठंडी गर्मी दूध देखती भाग जाए, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, ये जोश है अपना अपना। कौन सही है कि नहीं? ऐसी दोस्तों जब तुम लोग भी ऑफिसर बनोगे तुम्हारा भी ऐसी जोश होगा, नहीं होगा क्या? बरसात होगी उसमें भी मैं देख रहा, अभी मैं जा रहा था एक दिन आगरा के पास था, बहुत तेज बारिश हो रही, कहीं ट्रैफिक जाम लग गया, एक बंदा 3 सितारे लगाए, राइट, और भरी बारिश में दोस्तों ट्रैफिक खुलवा रहा है, तो तुम लोग को भी करना पड़ेगा। कभी कभार सोए, उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ चोरी हो गई, सोते सोते जा रहे दोस्तों, और तुम्हारी जॉब तो 24/7 होती है ना, 24 घंटे 7 दिन, किसी भी समय, नहीं समझे क्या? है कि नहीं? तो चलो बहुत टिपिकल काम है तुम लोगों का, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसके बाद, इसे पैरिटी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या विनिमय दर प्रणाली ऐसे भी कह सकते हैं, भी कहते हैं। पैरिटी फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं। तुमने पूछ लिया इसलिए मैंने लिखवा दिया, वरना मैं भूल गया था लिखवाना है, और जरूरत भी नहीं है। क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं, क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं। लुक एट दिस, पैरिटी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए, पहले शब्द को पकड़ो, फ्लोटिंग मतलब लचीली, लचीली का मतलब डिमांड एंड सप्लाई से तय हो। भैया दोस्तों ये डिमांड सप्लाई तय कर रही थी, डिमांड और सप्लाई तय कर रही थी, लेकिन क्या किया, इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था, लेकिन आरबीआई या केंद्र बैंक ने इंटरवीन कर दिया, केंद्र बैंक ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया और एक्सचेंज रेट सिस्टम को डर्टी कर दिया, इसलिए बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। हो गया सबका? चला जाए तो जैसे देखो, मैं 2 टॉपिक पढ़ लिए, एवरीवन नहीं 3 टॉपिक 4 टॉपिक हो गए इस चैप्टर में। फॉरेन ट्रेड में नंबर 1 हमने पढ़ा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बोलो यस। फिर हमने पढ़ा एसडीआर क्या है, फिर हमने पढ़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और फिर हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरा समझ गए। आइए मैं अपने कुछ बातों को इस द्वारा आपको बताना चाहता हूं, अब अपना पेन बिल्कुल रख दो और पूरा जितना एनर्जी हो मुझे झोंक दो अपनी अगले 15-20 मिनट, और देखो क्या ज्ञान देता हूं आप लोगों को, और मोक्ष की प्राप्ति करवाता हूं। मतलब जरूरी थोड़ा ना मोक्ष का मतलब वही हो दोस्तों, सूक्ष्म मोक्ष भी होते हैं, ये शब्द मैंने बनाया, सूक्ष्म मोक्ष है, सूक्ष्म मोक्ष है। और दोस्तों सूक्ष्म सूक्ष्म थोड़े थोड़े मोक्ष मिलते जाएंगे दोस्तों, एक दिन हम सेल्वेशन निर्वाणा को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जी दोस्तों, ऐसे मुझे भी अर्थशास्त्र में छोटे छोटे मोक्ष मिले, और अभी मैं अर्ध मोक्ष की ओर हूं, अब सूक्ष्म मोक्ष से किसमें, अर्ध मोक्ष। और जब मैं भी 10-15-20 साल और अपना सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, देन मैं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा, फिर आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा दोस्तों। क्या बात समझ आई नहीं? तो अभी मैं अर्ध मोक्ष तक पहुंच रहा हूं, मतलब अपने सब्जेक्ट को पूरा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ अपने सब्जेक्ट के बारे में मैं सीख रहा हूं, बाकी भी बहुत कुछ सीखना और बाकी है, धीरे धीरे सीखते रहेंगे आराम से, सही कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से सुनेंगे, मुझे पूरा कंसंट्रेट करेंगे। हमने 2 सिस्टम पढ़े, हमने 2 सिस्टम पढ़े ना। अगर हमने देखा कि जो विनिमय दर है, विनिमय दर, ऑनलाइन थोड़ा फोकस करेंगे सारे लोग। जो विनिमय दर है, विनिमय दर 2 तरीके से मोटी मोटी तय हो रही है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, बोलो जी यस, हिंदी में बोलो जल्दी से, लचीली, कान में गल जाएगा, स्थिर, क्या लचीली विनिमय दर प्रणाली है, एक को बी बोलेगा तो कान में निकलेगा तेरे दोस्तों, लचीली विनिमय दर प्रणाली, बोलो जी यस ना। और दूसरा बताओ, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, सही है, बाद में लिखवाएंगे, लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल समझने पे फोकस करो, क्योंकि दोस्तों ये समझने वाला है। चल यार लचीली, 2 तरीके का डिस्कशन होता है विनिमय दर प्रणाली। एक तो ये होता है कि आप मुझे सिर्फ सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, कुछ ऐसी चीज होती है सुन सुन के समझ के दोनों करेंगे तो भी समझ में आएगा, ये बिना समझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरा ध्यान समझना। मेरे प्यारे साथियों बस मुझे इतना बताइए, इस सिस्टम में विदेशी विनिमय दर तय किया जाता है और इस सिस्टम में विदेशी विनिमय दर तय होता है। भाषा और शब्दों पर ध्यान देंगे, यहां विदेशी विनिमय दर अपने आप तय होता है, यहां पर तय, भाषा समझ पा रहे दोस्तों? जब विदेशी विनिमय दर अपने आप तय होता है बाजार सेनाओं की वजह से, तो दोस्तों यहां पर हमने 2 चीजें पढ़ी, सारे स्टूडेंट बोर्ड की ओर, यहां पर हमने 2 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा मुद्रा का मूल्यह्रास, बोलो पढ़ा मुद्रा का, आज ही तो पढ़ा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी,
डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्यह्रास। कोई समस्या? और दोस्तों दूसरा हमने पढ़ा मुद्रा की मूल्य वृद्धि। अब मुझे फिर से एक बात बताएंगे आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो हो रहा है, सारे लोग प्लीज फोकस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रहा है वो करने के पीछे क्या सरकार और केंद्र बैंक का कोई हस्तक्षेप है? क्या अपने आप हो रहा है? यदि देश के आयात और निर्यात जब प्रभावित होंगे तब विदेशी विनिमय दर में मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि देखने को मिलेगा। जब आयात ज्यादा होगा तो मूल्यह्रास हो जाएगा और जब निर्यात ज्यादा होगा तो मूल्य वृद्धि हो जाएगी। कितने प्यार से समझ गए दोस्तों, बताओ यस और नॉट? रोहित प्रजापति हैं, कह रहे हैं अंजलि नंबर 2, राइट, बहुत बढ़िया, यहीं पे तुम सारी जुगाड़ ढूंढ लो बेटा। देख रहे, मतलब किसी को सिर्फ नाम से समझ में अंजलि, इसका मतलब होगी परी की तरह है। और दोस्तों मां देखा भी नहीं, मतलब नाम से ही डोपामाइन छलांग मार रहा है दोस्तों, है देख रहे, मतलब किसी को नाम से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा किसी, दोस्तों कितना है यार, अजीब अजीब लोग है भाई। भाई ये देख तो देख ले अंजलि देखने में कैसी लगती है या अंजलि के सामने तू कैसा लगता है, ये भी डिपेंड करता है। अंजलि को अकेले देख के तो ना, ये भी डिपेंड करेगा अंजलि को तू कहीं करिया तो नहीं है। मतलब यार देख रहे अंजलि लगता है भाई साहब, ये तो वही अंजलि होगी जो उसके सपनों में आती है। अगर रुक जा, अभी कुछ बोलूंगा मैं तो कानों से खून निकलने लगेगा, रुक जा अभी। देख अंजलि नंबर 2, एक बार कहता कोई मैं कुछ नहीं बोलता, 3-4 बार बोल चुका यार, तड़प जा रहा है बेचारा। अंजलि का पागल है ये। ले देख ले क्या हो गया तेरा, देख तू। देखो दोस्तों, क्या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अपने आप होता है? केंद्र बैंक की कोई भूमिका है? आयात निर्यात की वजह से होता है? ऐसे ही जब किसी देश में केंद्र बैंक या सरकार उसकी करेंसी की वैल्यू तय करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है यहाँ, जैसे वहां पर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन था, ऐसे ही यहाँ पर दो सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा जैसे हम कहते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से सुनना क्या कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, दैट इज कॉल्ड मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। एंड दोस्तों दिस इज कॉल्ड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, दैट इज मुद्रा का पुनर्मूल्यन, मुद्रा का पुनर्मूल्यन। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े अलग अलग, एक डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे अभी, और एक डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। बच्चों को छोड़ो, अच्छे अच्छे शिक्षकों को भी इनके बारे में नहीं समझ में आता, इसलिए बहुत गौर से सुनो आप। मुझे नहीं है विश्वास तो दाएं बाएं की कोचिंग में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होगा, जाके उसके टीचर से पूछ लेना, पता चल जाएगा तुम्हें दोस्तों। ये पता होगा क्या होता है डिवैल्यूएशन, ये तो हर एक को पता होगा, हर टीचर को, लेकिन इतना क्लीन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बिल्कुल साफ सफाई से समझा रहा कि एक फिक्स्ड सिस्टम, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल में जो विदेशी विनिमय दर है वो मांग आपूर्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर तय होती है। तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली, फिर से जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारे एक्सचेंज रेट को कम या ज्यादा कर दें, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। सही हो गया। लेकिन दोस्तों व्हाट इज डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन? तो पहली बात तो ये कि डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होंगे। क्यों होंगे वो अब बताएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ध्यान से सुनेंगे ये कॉन्सेप्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्यह्रास, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। अब दोस्तों मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है वो देखना, और आप बिल्कुल शॉक नहीं होगे, आप अपने आप कहोगे हाँ सर यही होता होगा, कैसे, वो भी मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, बाद में लिखना, पहले से सुनना है। मुद्रा का अवमूल्यन, इसका मतलब क्या होता है देखना अपने आप पढ़ते हुए। जब किसी देश की सरकार, जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा, अपने देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य स्वयं कम कर देती है, अर्थात किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष एवं आंतरिक, इस पे फोकस करो, बाहरी, इस पे फोकस करो, बाहरी एवं आंतरिक मूल्य समान रहता है, समान रहता है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड मुद्रा का अवमूल्यन। सारे लोग समझाऊंगा मैं, टाइम लगेगा थोड़ा। दोस्तों मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है उसको समझो, सीधी सी बात, थोड़ा सा आप कनेक्ट करके पढ़ो कि मुद्रा का अवमूल्यन मैंने लिखवाया फिक्स्ड में, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में केंद्र बैंक ही तो अपने आप करेंसी की वैल्यू या तो कम कर सकता है या ज्यादा। तो सीधी सी बात दोस्तों, फिक्स्ड में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है डिवैल्यूएशन। इसका मतलब ये लो, दिस इज डिवैल्यूएशन, कि जब किसी देश की सरकार या केंद्र बैंक अपने देश की मुद्रा का मूल्य स्वयं क्या कर दे, कम। खत्म बात। मैंने कहा देखो यहाँ तो बच्चों को डिवैल्यूएशन समझाते समझाते टीचर थक जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, डिवैल्यूएशन समझाते नहीं है, उन्हें अपने आप समझ में आता है कि अच्छा सर आपने तो कहा था कि फिक्स्ड में जब सरकार खुद या केंद्र बैंक खुद तय करे, तो जब केंद्र बैंक कम कर दे तो डिवैल्यूएशन, और बढ़ा दे तो रिवैल्यूएशन। जब यही मैकेनिज्म तंत्र अपने आप काम करे, बाजार की सेना के आधार पर डिमांड और सप्लाई, तो मूल्यह्रास और अवमूल्यन। अब बच्चे शौकीन नहीं होते, नहीं तो अगर मैं ये वाला फ्लो चार्ट नहीं पाता, डायरेक्टली टॉपिक करवाता डिवैल्यूएशन, फिर ये लिखवाता, तो तुम्हारा समझने का नजरिया थोड़ा अलग होता। तुम फिर सोचते यार ऐसा क्यों कर रही है, फलाना दिमाग का, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अवमूल्यन को समझो। अब इसमें दो लफड़े और हैं, एक आंतरिक मूल्य, एक बाहरी मूल्य। बोलो जी, एक क्या है, बाहरी मूल्य और एक आंतरिक मूल्य। इन दोनों लफड़ों को भी मैं समझा देता हूं अगले 40 सेकंड में। दोस्तों बाहरी मूल्य मतलब देश के बाहर, देश के बाहर बाहरी मूल्य का मतलब होगा किसी दूसरे देश के मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष, किसी दूसरे देश के मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष। मतलब दोस्तों एग्जांपल है कि यदि $1 जो पहले ₹50 में था, अगर सरकार या केंद्र बैंक उसे अपने आप 50 से क्या घोषित कर दे, 70। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, सारे लोग ध्यान सुनना। दोस्तों जो हमारे देश की सरकार अपने आप खुद जो $50 चल रहा था, कहेगी भाई साहब आज से 70 है,
राइट, दिस इज कॉल्ड मुद्रा का मूल्यह्रास। हाँ रुको 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 रुको, जब 50 से 70 अपने आप हो जाए तो मूल्यह्रास, और जब किया जाए तो अवमूल्यन। क्या बात है दोस्तों, बोलो समझ में आया ना? अब मैंने कहा था क्यों होगा वो समझना दोस्तों, वो मैं बात बताऊंगा क्यों होगा, लेकिन कुछ और बात बताता हूं कि 50 से 70 यहाँ गवर्नमेंट खुद कर रही है। आंतरिक को बाहरी मूल्य पे हम वापस आते हैं, तो ये बाहरी का मतलब तो ये हो गया कि इंडियन रूपी और डॉलर के कंपैरिजन में रूपी की वैल्यू, मतलब देश के बाहर। आंतरिक मूल्य का मतलब है कि देश के अंदर 50 रुपए की वैल्यू कितनी थी और आज कितनी है, समझना। पहले आप 50 रुपए का नोट देश के अंदर लेके जाते थे और पूछते भाई साहब ये गिलास कितने का है, वो कह रहा था 50 रुपए, तो आपने कहा ठीक है। आज आप अगर देखो ध्यान से 50 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में आ गई, अगर ये 50 की वैल्यू 70 में देश के अंदर भी आ जाए, इसका मतलब आप जाओगे कहोगे भाई साहब ये गिलास कितने का है, तो आप वो कहेगा 70, जो 50 का था, तुम कहोगे हाय रब्बा महंगाई आ गई। लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि अब मूल्य में आंतरिक मूल्य समान रहता है, मतलब देश के अंदर 50 रुपए की वैल्यू 70 की वैल्यू, दैट्स कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बताओ ईमानदारी समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो फिर दिमाग में खलबली मच रही होगी कि सर कोई भी सरकार अपना अवमूल्यन क्यों करेगी, बोलो आ रहा है मन में। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि भारत ने कुल 4 बार एवं 3 वर्षों में अवमूल्यन किया है। अगर हम बात करें अभी तक हमने कुल 4 बार और 3 वर्षों में अवमूल्यन किया है, 1949, 1966 एंड 1991 में 2 बार। ये लो दोस्तों, तो हमने टोटल 1991 में 2 बार और 1966 टोटल 4 बार और 3 वर्षों में डिवैल्यूएशन किया है। एक जना कह रहा है, नाम रखा उसने अपना फुकरे, और कह रहा है यस सर आपको देखते ही इकोनॉमिक्स खुद याद होने लगती है। देख रहे हैं कितना स्वाद ले रहा। तो क्या ये तो फैक्ट हुआ थोड़ा सा कि डिवैल्यूएशन हमारे देश में कब कब हुआ, और ये कॉन्सेप्ट हुआ कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है, इतना हो गया। अब आपके दिमाग में जो खलबली मच रही है उसको थोड़ा मिटाते हैं, और आपका दिमाग कह रहा है कि गुरुजी हमारा देश जो अवमूल्यन मतलब मुद्रा के अवमूल्यन जो है आखिर वो क्यों करती है, बोलो दिमाग में यही आ रहा है, या इसके परिणाम ये भी आ रहा होगा कि सर अगर अवमूल्यन करेगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा या उसके परिणाम क्या होंगे, मतलब अवमूल्यन करने के पीछे लॉजिक क्या होगा, या अगर अवमूल्यन होगा तो उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव कह लो, परिणाम कह लो, प्रभाव कह लो, रिजल्ट्स कह लो, सारी बातें आओ देखो समझा देते हैं अगले 1 मिनट में। दोस्तों ये हमारा हिंदुस्तान है, बहुत सुंदर सा हमारा देश है, कोई दिक्कत दोस्तों? ये एक विदेशी देश है, यहां मैं लिख देता हूं विदेशी देश, एक विदेशी देश है। दोस्तों हमने क्या करा, हमने इसको एक वस्तु एक्सपोर्ट करी, निर्यात करी, गौर से देखना सारे लोग, और ये वस्तु है ₹1 लाख की। अब लगाना है आप सबको अपना दिमाग आज लगा लो तो जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आज नहीं लगाया तो पढ़कर भी समझ में नहीं आएगा। ये देख लो कितनी अच्छी बात है। ये इंडिया है, एक देश को 1 लाख रुपए की मशीन भेज रहा होता है, बोलो बेजी $1 कितने का चल रहा है? अगर $1 50 का चल रहा है तो ये कंट्री हमें या ये मशीन कितने डॉलर की पड़ी? उसे $2000 की मशीन पड़ी, कोई दिक्कत? दोस्तों अभी तक वो कंट्री $2000 की मशीन, $2000 की मशीन को खरीद रही थी, $2000 की मशीन को खरीद रही थी, राइट? सही है। और अगर हमारी सरकार कर दे डिवैल्यूएशन $1 को 50 से 70, तो दोस्तों सेम मशीन है, सेम कंट्री को जा रही, सेम प्राइस है। अब बताना दोस्तों, अब ये देश को ये मशीन कितने की पड़ेगी? लगभग $1400। तो सीधी बात, नो बकवास, कि अगर हमारी सरकार अवमूल्यन करती है आरबीआई या केंद्र बैंक, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाल के समझा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को इज्जत करो थोड़ी, परमात्मा तुम्हारी इज्जत करेगा। दोस्तों $1 जो 50 का 70 था हो गया, करा गया, सॉरी हो नहीं गया, करा गया, शब्दों का बहुत बड़ा हेर फेर है, करा गया, फ्लेक्सिबल में हो गया, 50 से 70। दोस्तों लुक एट दिस, इस देश को जो मशीन $2000 की पड़ रही थी वही मशीन कितने की पड़ेगी? तो ये देश क्या कहेगा? ये कहेगा भाई भारत एक काम करो यार, तुम्हारे पास जितनी मशीनें हो सभी भेज दो, जहाज है तो ठीक है, वरना जहाज भी हम भेज रहे हैं, उस पर लोड कर देना, बोलो सही बात है। तो क्या दोस्तों इस देश को ये मशीन सस्ती पड़ रही है? क्या डिवैल्यूएशन से भारत के निर्यात सस्ते होंगे? तो इसका मतलब है उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना, या निर्यातों में वृद्धि। अब देखो भाषा है, तो अगर पूछा जाए उद्देश्य क्या है तो निर्यातों में वृद्धि करना, और पूछा परिणाम क्या होगा तो निर्यात बढ़ेंगे। बात तो एक ही समझ लिया। चलो दूसरा आ जाओ बेटा, दूसरा एग्जांपल देखो सारे लोग। अब ये दूसरा देश है, ये एक दूसरा विदेशी देश है, कोई दिक्कत दोस्तों? ये दूसरा विदेशी देश है, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, ये दूसरा विदेशी देश है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, अपन अब इस देश से क्या कर रहे हैं? आयात। एवरीवन, अपन इस देश से क्या कर रहे हैं? आयात। अपन इस देश से करेंगे आयात। दोस्तों हमने करा आयात, दैट इज इंपोर्ट, कोई दिक्कत आपको? और दोस्तों मान लो भारत इस देश से इंपोर्ट कर रहा है $5000 की मशीन। यहां देखो बिना टाइम वेस्ट करे, $1 50 है, तो हम लोग इनको कितने रुपए भेजेंगे? मतलब हमारे इंडिया में इस बंदे को 2.5 लाख की मशीन पड़ रही थी। ऑनलाइन सारे लोग समझ रहे हैं? दोस्तों हमने एक मशीन पहले भेजते थे $5000 की, और $1 जब 50 चल रहा था तो हमारे देश का एक बंदा 2.5 लाख रुपए दे रहा था, मशीन को ले रहा था, फिर उस मशीन को यहाँ 270, 280, 3 लाख तक बेचकर मस्त अपने बाल बच्चों को पाल रहा था, बोलो जी यस। लेकिन हमारी सरकार ने क्या कर दिया? 50 से 70 कर दिया अवमूल्यन। क्या कर दिया? अवमूल्यन। अब सेम मशीन को इंडिया का जो इंपोर्टर है वो इंपोर्ट करने के लिए 3.5 लाख रुपए देगा, 70 के हिसाब से 3.5 लाख। तो भाई साहब हमारा देश, हमारे देश के बंदे को यार जो मशीन अवमूल्यन से पहले 2.5 लाख की पड़ रही थी, क्या अवमूल्यन के बाद आयात महंगे होंगे? दोस्तों परिणाम की बात करी जाए तो आयात महंगे होंगे, और उद्देश्य की बात करी जाए तो क्या उद्देश्य है कि आयातों में कमी। बताओ दोस्तों क्या बात समझ पाया नहीं? क्या आयातों में कमी आएगी? तो दोस्तों अब मूल्यन से देखना, एवरीवन लास्ट में, अब मूल्यन से निर्यात बढ़ रहे हैं और आयात कम हो रहे हैं। बस इतना बता दो देश के लिए अच्छा या बुरा? निर्यात बढ़ रहे हैं, आयात कम हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या दोस्तों? रुक जाओ, नहीं, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए,
भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि आप सोच रहे होगे गुरुजी ये भुगतान संतुलन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो मैं भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी आज के दिन। अब भुगतान संतुलन फिलहाल 2 वर्ड में याद रखो, भुगतान संतुलन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है फिलहाल एक ही लाइन में अभी के लिए, बस 2-4-5 मिनट के लिए, फिर हम नए चैप्टर में आ रहे हैं। तो ये भुगतान संतुलन हमारा लास्ट चैप्टर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो फिर इस बार हम थोड़ी सी माइक्रो पढ़ेंगे 1-2 दिन और फिर क्लास खत्म कर देंगे कल और परसों और कमाल। तो अगर हम बात करें दोस्तों जो भुगतान संतुलन, 2 बातें याद रखनी है अगले 4-5 मिनट के लिए, फिर भुगतान संतुलन के पूरे पिटारे का ज्ञान में खोलूंगा। तो फिलहाल भुगतान संतुलन आयात और निर्यात से संबंधित होता है और आप मुझे बताना कि भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए, तो अपने आप बताओ अच्छा कब होगा हमारे देश में कि जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम। क्या अवमूल्यन से निर्यात बढ़ रहे हैं, क्या आयात कम हो रहे हैं दोस्तों? क्या भुगतान संतुलन अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है? एंड नंबर 4 आयात विस्थापन के लिए, आयात विस्थापन के लिए, आयात विस्थापन के लिए एक नया शब्द है दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी में थोड़ा सा ज्यादा समझ में जाता है, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आयात विस्थापन या आयात स्थानापन्न या आयात प्रतिस्थापन, कई सारे नाम हो सकते हैं इसके, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है वो मैं समझा दूंगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आयात विस्थापन का मतलब होता है, एवरीवन ऑन द बोर्ड, आयात विस्थापन का मतलब होता है जिस चीज को अपन विदेश से आयात कर रहे हैं, चूंकि एवरीवन ऑन द बोर्ड अब मूल्यन 50 से 70 करने पर क्या हमारा आयात 2.5 लाख की जगह 3 लाख का हो गया। दोस्तों मैं एक मशीन 2.5 लाख रुपए की मंगाता था और 2-2.5 लाख 3 लाख में बेच देता था, लेकिन दोस्तों अब हमारे देश में डिवैल्यूएशन हो गया, आयात महंगे हो गए, तो क्या हमारे देश के बंदे आयात करते रहेंगे? तो कुछ बंदे जो हैं वो सोचेंगे कि यार जिन चीजों को हम आयात करते हैं उसे अपने देश में ही क्या करें, प्रोड्यूस कर लें। तो इसी को बोलते हैं आयात करने वाली चीजों का देश में विस्थापन। इसका मतलब जिन चीजों को आयात करते हैं उनको देश में बनाना, उत्पादन करना, क्या अच्छा या बुरा है? ये रहा मुद्रा का मूल्यन, मुझे लग रहा कॉन्सेप्ट सीख गए। और अगर आपसे बात करी जाए कि मुद्रा का मूल्यन समझ में आ गया, वैसे देखो मुद्रा के मूल्यन में भी 50 से 70 और मूल राशि में भी 50 से 70, दोनों में इंडियन रुपए की वैल्यू कम है, लेकिन दोस्तों एक में कम की जा रही है, एक में कम हो रही है। और देखना एक में एक्सपोर्ट कम की जा रही है जिससे, देखना कितनी बढ़िया बात निकलेगी, एक्सपोर्ट एक कम की जा रही है जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित होते हैं, और एक कम हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए बहुत अच्छे से। और दोस्तों $1 50 से 70, $1 50 से 70, तो इसे कहा मूल्यह्रास। अब देखो दोस्तों अब मूल्यन कर दिया जाए। एक कोई गधा है अनुपम कुमार कह रहा है सर रिवैल्यूएशन क्या होता? अब ईमानदारी से बताइए क्या मैं इस गधे को या यहाँ उपस्थित कुछ गधे हैं क्या इन्हें रिवैल्यूएशन पढ़ाऊं या अपने आप समझ गए? लो दोस्तों हो गया, और उसका प्रभाव भी समझ गए। जो रिवैल्यूएशन में पढ़ा इसका पूरा उल्टा कर दो, दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। गधा कह रहा दोस्तों ये रिवैल्यूएशन क्या होता है? भाई पहले डिवैल्यूएशन पूरा हुआ नहीं था, पहले ठोक दिया रिवैल्यूएशन क्या होता है। अबे ना तो डिवैल्यूएशन आया ना रिवैल्यूएशन तो आएगा ही नहीं। भाई पढ़ने पढ़ाने के भी तरीके होते हैं दोस्तों, अगर हम उन तरीकों के खिलाफ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अगर आप लोग ज्यादा चुलचुला के पढ़ रहे तो बेटा, और अगर दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स को मॉक करते हैं, बार-बार मॉक करते हैं कि इसको ये आता है या नहीं आता, ऐसे कई बार होते हैं बच्चे से मॉक करते हैं, बेटा याद रखना उनका भविष्य काला होता है, काला घनघोर अंधेरा दोस्तों, पूरा काला, याद रखना। बोलो जी यस, क्योंकि यार हम तो उस देश के निवासी हैं जहां कहते हैं गुरु ब्रह्मा दो खाले कागे लागे पांव बलहारी आप ही जरा दियो बताए। जो भी हो दोस्तों, मतलब हम तो उस देश के निवासी हैं जहां गुरु और गोविंद भगवान और गुरु में पूछा जाता है तो भैया दोनों करें, किसका पैर छुएं, भगवान के छुएं गुरु के छुएं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बच्चे ऐसे मॉक करने वाले होते हैं या टीचर पढ़ा रहा उसका दिमाग लग रहा है कि यार हम इसको कैसे काटें कैसे करें, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आंखें बंद करके कि उसका भगवान मतलब जो भविष्य पूरा करिया करिया हो जाएगा दोस्तों, और ऐसा करिया हो जाएगा कि वो जिंदगी में उसे ना दाएं दिखेगा ना बाएं, सोचेगा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसलिए भाई ईमानदारी से पढ़ाई करो, बड़ा मौज लो, बहुत बढ़िया। मैंने इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ाई है, विद्या माता कसम। एक होता है काम करने के बाद तुम्हें खुद एहसास होता है कि काम कैसा करा है। जैसे तुम लोग जब सब्जी बनाते होगे कभी कभार कुछ स्पेशल कोई आता जाता होगा तो स्पेशल बनाते होगे तो इंतजार करते होगे कि जब तक वो चखे ना सामने वाला और बताए ना कैसी बनी है, जब तक दोस्तों ऐसे बैठे रहते हैं वो खाए जल्दी से बताए, ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसे दोस्तों मैंने तुम्हें खाना बना के पेश किया है दोस्तों, और आपको साइमल्टेनियसली इसका स्वाद दे रहा हूं। बोलो यस, और आपके एक्सप्रेशंस आपके आंसर्स दोस्तों मेरे लिए क्या है, जवाब है दोस्तों। दैट्स इट। क्या रिवॉल्यूशन समझ में आया? तो दोस्तों ये वाला जो है यहां तक तो आपने लिख लिया ना, राइट? आधा पन्ना इसके लिए छोड़ दो और आधा पन्ना इसके लिए छोड़ दो, मतलब टोटल एक पेज पूरा छोड़ दो और अपने घर पे लिखना बैठ के, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको लिखवाऊं, इसलिए आप घर पे लिखना। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, चलिए बहुत जल्दी बोलो। नहीं सुनाई दे रहा मुझे, क्या कह रहे हैं? तो जाओ, WTO तो सुनाई देता, आगे क्या है? एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख लो भुगतान संतुलन और ब्रैकेट में लिख लो बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन ब्रैकेट में बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बोलो बेटा क्या कह रहे थे? ये उल्लू हो गया। ये कह रहा है दोस्तों कि डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कम ज्यादा हो रहे, कह रहा है तो एक तरीके से टैरिफ लगाना हो गया। क्या बताओ अमूल्यन और टैरिफ में क्या टैरिफ लगाना हो गया? क्या आसपास भी है क्या? बॉर्नवीटा ज्यादा पी लिया क्या तुमने? इतना भी नहीं पीना था यार भाई। टैरिफ एक अलग चीज होती है। टैरिफ से रुको, जैसे एक प्रकार से टैरिफ से आयात निर्यात प्रभावित होता है, आयात निर्यात प्रभावित, सेम इसी तरह से हम तुम्हारी बात समझ पाए कि अवमूल्यन से भी आयात निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। सही है, सही है। तो टैरिफ जब सरकार कोई भी ज्यादा लगाएगी कम लगाएगी जिससे आयात निर्यात दूषित होंगे, दूषित तब WTO इंटरफेयर करेगा, राइट? लेकिन अवमूल्यन का डिसीजन तो सरकार का है ना। अगर किसी देश में चाइना है जैसे, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है, फिर से यहाँ पे आओ, चाइना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है, तो क्या चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू खुद कम कर सकता है या ज्यादा? उससे चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होंगे। इसमें WTO का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि WTO is not there to control the exchange rate. WTO is there to control the export import in terms of tariff. You got the point? पक्का? चलो शाबाश। मुद्रा नहीं, भुगतान संतुलन, पहले 1-2 मिनट मुझे समझो और फिर लिखना।
केजीएस यूजर कह रहा सर जी आपके पढ़ाने का दीवाना हो गए हैं और हम सर पहले मुझे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता था। मौज लो बेटा, मौज लो दोस्तों। है एक जना विकास कुमार कह रहा सर आप क्या पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं सीधा दिल में बच जाता है। अबे गधे विकास, दिल में मत बसा, दिमाग में बसा। दिल में बसाने के लिए किसी और की जगह रख, नहीं हो जाएगा भाई। तू मुझे दिल में बसा के क्या कर रहा है यार, तू सिर्फ दिमाग में बसा ले मुझे, ये मेरे सब्जेक्ट को मुझे भी नहीं, दिल में यार किसी और की जगह रख भाई ना। कोई नहीं, भावनाओं में बह गया थोड़ा सा बेचारा है। चलिए दोस्तों, हम आखिरी चैप्टर कर रहे हैं, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लेंगे थोड़ा सा कल और परसों में। पहले आप मुझे 5 मिनट सुन लें और फिर आप उसको लिखें। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। देखो दोस्तों, मैं हूं इंडिया। कौन हूं मैं? तुम सोचते हो कि कभी आरबीआई बनता, कभी इंडिया बनता, कभी आईएमएफ बन जाता, कभी कुछ बन जाता। अभी मैं इंडिया हो गया, ठीक है दोस्तों। मान लो मैं हूं इंडिया और आप सभी अलग अलग देश हैं, सही है। जैसे दोस्तों ये है नाइजीरिया, बोलो क्लियर। ये अफगानिस्तान, बोलो यस। ये हो गया युगांडा। जब मैं इस पर आ रहा सोचा तो मुझे क्या बनाएगा याद में, राइट। और ये हो गया रवांडा। बोलो क्लियर है। ये तो श्रीलंका पहले से ही है। तो अगर हम बात करें तो मैं हो गया इंडिया और आप सब हो गए अलग अलग देश पूरे वर्ल्ड के, सही है। अब दोस्तों कुछ ना कुछ मैं आपको भेजता हूं, कुछ ना कुछ आप मुझे भेजते हो। कहीं ना कहीं मैं एक्सपोर्ट करता हूं, कहीं ना कहीं मैं इंपोर्ट करता हूं, और दोस्तों कहीं ना कहीं किसी देश को मैं पेमेंट करता हूं, कहीं ना कहीं किसी देश से प्राप्तियां, रेवेन्यू, रिसीप्ट्स आती हैं। पैसा जाता है, डॉलर आता है। किसी ना किसी देश की कंपनियां हमारे देश में निवेश करती हैं, हमारे देश की कंपनियां आपके देशों में निवेश करती हैं, हम आपके देशों से ऋण लेते हैं, आप हमसे ऋण लेते हैं। इन सारी चीजों को जब हम सुव्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आर्थिक लेन देन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के बीच, अगर एक देश एवं शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का, किसका जो मैंने एग्जांपल दिए थे, इनके सुव्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करना एक वित्तीय वर्ष के अंदर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोलो जय हो। कॉन्सेप्ट सीख गए, लिखो दोस्तों, ये स्टाइल है हमारा दोस्त। बोलो जी, सही है। एक देश, अफगानिस्तान सही जम नहीं रहा क्या? एक देश, कोई बात, इनका तो मैंने कहने दो, क्या मतलब है। हाँ हो गया, ऐसे तो मैं चैन मिल गया ना। एक देश एवं, मतलब एक देश एवं शेष विश्व के बीच, मतलब ये समझ में नहीं आता ऐसे लड़कियां लड़कों से, लड़के लड़कियों पे कमेंट करके क्या मिलता भाई, चुल मिल जाती है तुम लोगों की, जो समझ में नहीं आता है। अरे जैसे कल एक लड़की थी, वो बता रही है सर ऐसा ऐसा हो रहा कि लाइक जा रहे थे रास्ते में, तो पीछे से लड़के ने आके कमर पकड़ ली रास्ते में। मैंने मन में डोपामाइन ज्यादा हो गया उसका दोस्तों, फिर उसने हाथ पकड़ लिया, तो फिर उसने देखो कितनी अच्छी बात करी, उसने कितनी अच्छी बात कही, बातों मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा सर देखो हम लड़की हैं, और जो लड़के हैं वो कमेंट भी मारते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कहते रहते हैं, और तो इन सब चीजों को तो हम इग्नोर कर देते हैं। सर क्या करें, भगवान लड़की बनाए तो इतना करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि किसी ने हाथ पकड़ लिया, कमर पकड़ ली। तो फिर बात देखो, बात को नहीं हाथों कमर, बात दूसरे सेंटेंस पे फोकस करो कि कितनी अच्छी बात उसने करी कि कमेंट मारते रहते क्या ही करें। लेकिन दोस्तों वैसे तो बॉयज को ऐसा करना नहीं चाहिए, और बाकी कर रहे हैं तो ये तो आप लोग चिंता भी नहीं करो कि जो गलत करेगा उसको परिणाम, अगर किसी ने कभी भी जीवन में गलत किया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूं, तो दोस्तों ऊपर लिख गया सब, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, और उसका इंतजार तुम करोगे। जब अच्छा करोगे उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, देर में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दिस इज माय ओन व्यूज, अगर तुम बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, और जब मिलता है तो तुम्हारे कानों में आवाज भी आती है कि देखो बेटा ये उसका रिजल्ट है। इसलिए वो तुम्हें पाकिस्तान कह रहा तुम शांत रहो इस समय पर, ऐसा करना चाहिए। ऐसा मेरी छोटे भाई बहन होती तो मैं ऐसे सिखाता कि वो कह रहा उसको तो लिख गया ऊपर, अब तुम बस इंतजार करो उसकी बर्बादी का। बोलो सही है कि नहीं? उसे पाकिस्तान कह के तुम भी मत लिखवाओ अपने खाते में कुछ, क्या बात समझ में आएगी नहीं? अब बेचारा उसका काला हुआ था अंधकार, तुमने गोरा कर दिया। अब बताओ दोस्तों, इसलिए क्या ही करना यार, तुम लोग वॉइस भी थोड़ा इतनी चुल मच रही है तो पापा से कह दो ब्याह कर दो हमारा। बोलो यस, क्या सर भाई तो नहीं कर रहे, राइट। लेकिन दोस्तों एक विश्व एवं शेष विश्व के बीच एक वित्तीय वर्ष में, एक देश एवं शेष विश्व के बीच एक वित्तीय वर्ष में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित तरीके से बनाना भुगतान संतुलन कहलाता है। ईमानदारी से बताइए क्या भुगतान संतुलन समझ आया है नहीं? एक लाइन में आ गया। अब दोस्तों दूसरा मेरा इसी में अपने मुंडी नीचे झुका कर रखो, और दूसरा मुझे पॉइंट लिखो, और मुझे जल्दी से बताओ, थोड़ी मुंडी ऊपर कर लो और मुझे सुन लो। दोस्तों मैंने कहा रिकॉर्डिंग करना। अच्छा कितना आया इतना, कितना गया इतना, कितना विदेशी निवेश आया इतना, कितना बोरो किया इतना, कितना लोन दिया इतना। दोस्तों दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब ये बताइए कि हमारे देश में क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को कोई ना कोई तो बनाता होगा भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड को आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। बताओ दोस्तों, क्या ये लाइन सबको समझ डाइजेस्ट हो गई कि भारत में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कितना विदेशी निवेश आया और कितना गया, कितना लोन लिया कितना लोन दिया, ये सबके रिकॉर्ड कौन रखता है? अब दोस्तों ध्यान सुनना, एक लाइन पे हम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे इंडिया अपना बीओपी का रिकॉर्ड बना रहा, ऐसे रवांडा भी बनाएगा, युगांडा भी बनाएगा, अफगानिस्तान भी बनाएगा, नाइजीरिया भी बनाएगी, जापान भी बनाएगा, श्रीलंका भी बनाएगा, यूएस भी बनाएगा, यूके भी बनाएगा। सारे लोग अपने अपने रिकॉर्ड बनाएंगे। दूसरी लाइन समझिए, द एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया इज द इंपोर्ट्स फॉर यूएस। जब इंडिया जिस चीज को एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया लिखेगी कि मैंने 1000 एसी को एक्सपोर्ट किया, सेम एसी यूएस ने इंपोर्ट किए, तो यूएस अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखेगा कि इतने एसी का भारत से आयात किया। बोलो लिखेगा।
तो मतलब हर देश बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाएगा और अंतिम रूप से हर देश की जिम्मेदारी है कि भुगतान संतुलन का जो रिकॉर्ड है वो उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ को भेज दें। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर सुपरविजन कौन रखता है? आईएमएफ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड को आईएमएफ द्वारा बनाया जाता है या आईएमएफ द्वारा रखरखाव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बीच में, बिल्कुल भी जगह होनी चाहिए। भुगतान संतुलन के घटक। इंग्लिश में लिखिए आप लोग, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब इतनी देर से मैं कही जा रहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करेगा? आरबीआई। एवरीवन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न दूसरा आना चाहिए कि गुरुजी एक बार जल्दी से ये भी बता दो कि आरबीआई मेंटेन करेगा तो क्या करेगा और कहां पे करेगा? ये तो क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई ना कोई तो जगह होगी कि भाई कितना आया कितना गया, कहां रिकॉर्ड किया। तो आरबीआई के पास बीओपी, सॉरी इनको बोलता हूं मैं बीओपी, तो आरबीआई के पास बीओपी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ घटक हैं, और वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3। नंबर 1 करंट अकाउंट, चालू खाता, या आप लिख सकते हैं लेखा, खाता या लेखा, करंट अकाउंट। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, दिस इज पूंजी खाता या कह लो लेखा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, दिस इज कॉल्ड औपचारिक आरक्षित अकाउंट, खाता। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली सवाल आएगा तुम्हारे स्टैंडर्ड में। पहला सवाल इस बोर्ड पे लिखा है, भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कितने प्रकार के खाते होते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर करंट अकाउंट क्या है और इसके अंदर क्या क्या आता है, और कैपिटल अकाउंट क्या है और क्या क्या आता है। तो आप अलग से बीच में हेडिंग लिखिए करंट अकाउंट, उसमें खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, अलग से लिखेंगे करंट अकाउंट और ब्रैकेट में चालू खाता। मैं यहीं पर खिचड़ी पकाऊंगा दोस्तों। तो करंट अकाउंट ब्रैकेट में चालू खाता। मेरे प्यारे साथियों, आखिर ये चालू खाते में क्या क्या शामिल होगा, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो आइए इसकी बात करते हैं और मुझे सुनकर देखकर लिखते रहिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे सभी वस्तुओं के आयात एवं निर्यात, सभी वस्तुओं के आयात एवं निर्यात। ब्रैकेट में लिखेंगे दृश्य मदें। क्या वस्तुएं दृश्य होती हैं? दैट इज विजिबल आइटम्स। दृश्य मदें बोले तो विजिबल आइटम्स, दृश्य मदें, विजिबल आइटम्स, दृश्य मदें। तो सभी के सभी जितने भी दृश्य मदें हैं, वस्तुओं के आयात निर्यात हैं, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। मतलब समझना, बैलेंस आरबीआई के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट अकाउंट है, एक तो करंट अकाउंट हमने बैंक में पढ़ा था दोस्तों, ये आरबीआई का है। एक लाइन और आ गई दिमाग में, समझना। आपको बैंक के अकाउंट तो पता थे आज तक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, 4 प्रकार के थे। हमने आरबीआई के बारे में सिस्टमैटिकली सब पढ़ लिया। इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, साथ ही ऋण का नियंत्रण, देश में मनी सप्लाई ज्यादा या कम। फिर हमने दोस्तों आरबीआई स्पेसिफिकली बैंकिंग में पढ़ा, पूरा आरबीआई बोलो यस। अब हम आरबीआई को दोस्तों यहां पढ़ रहे हैं, और आरबीआई को इनडायरेक्टली क्या पढ़ रहे हैं कि आरबीआई के कौन कौन से अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक पे है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये भी ज्ञान दे रहा है कि आरबीआई के अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने देखा आरबीआई का एक है करंट अकाउंट। तो दूसरा सवाल आता है कि गुरुजी ये करंट अकाउंट में क्या होता है। तो हमने कहा जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं इसका, वस्तुओं का जो दृश्य मदें वो सब यहाँ पे लिखी जाती हैं। बोलो समझ गए? आप समझ गए होंगे आज कितनी बढ़िया बात सिखा रहे। थोड़ा किताब कॉपी से निकल के बाहर चलो, थोड़ा ब्रॉड सोचो कि वाह सर ने क्या सिखाया है कि भारत ने जितनी भी चीजों का, ये गुड्स का एक्सपोर्ट किया, पंखा, एसी, शर्ट, माइक, मार्कर, बोर्ड, कैमरा, इनका जितना भी अपन ने एक्सपोर्ट किया, ये सब चीजें जितनी भी इंपोर्ट करी, सारे रिकॉर्ड किसके पास है? आरबीआई के पास। कहां है? करंट अकाउंट। बताओ दोस्तों, आनंद आया कि नहीं? नंबर 2, सभी सेवाओं का आयात एवं निर्यात। सभी सेवाओं का आयात एवं निर्यात, क्या समझ आया या नहीं? जल्दी बताइए, क्या सेवाएं आदर्श होती हैं? तो यहां पे लिखिए आदर्श मदें, आदर्श मदें, हिंदी में इनविजिबल आइटम्स। दोस्तों यहां पर मैं कहीं समझाना चाहूंगा, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं जैसे बैंकिंग, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं शिपिंग, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं इंश्योरेंस, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं टेलीकॉम एक्सेट्रा। बताओ दोस्तों कितने बच्चे समझ पाइए क्या लिखा? सेवाएं, सेवाएं बोलो जैसे। इंडिया की एक बैंक ने कहां ब्रांच खोली? विदेश में। विदेश की बैंक ने कहां खोली? इंडिया में। इंडिया की एक शिपिंग कंपनी है, जहाज, वो कंटेनर लोड करके कहां ले गई? दूसरे देश में। दूसरे देश की टेलीकॉम कंपनी कहां आई? इंडिया में। इंडिया की टेलीकॉम कंपनी विदेश, बीएसएनएल कहां गई? विदेश में। तो ये सारी चीजों के रिकॉर्ड कौन रखता है? आरबीआई। कहां रखता है? करंट अकाउंट में। आया आनंद? तीसरा फैक्टर इनकम, साधन आय। फैक्टर इनकम, साधन आय। जल्दी से मुझे एग्जांपल बता दो, बहुत अच्छा लगेगा। ओहो ओहो ओहो, वेरी लवली, जल्दी बताइए। किराया, क्या बात है दोस्तों, शाबाश। किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या याद है आप लोगों को? अब आप मुझे थोड़ा कनेक्ट करें और आप भी कहेंगे वाह सर क्या बात बताई दोस्तों। कनेक्ट करें। मैंने आपको एनएफआईए पढ़ाया था। जैसे मैंने एनएफआईए लिखा कि जो मेरी क्लास के वो स्टूडेंट हैं जिनने इकोनॉमी का सम्मान किया है और सिलेक्शन उनका सम्मान करेगा, उनके दिमाग में तुरंत आया होगा, अच्छा जी, इंडिया की कंपनियां लोगों द्वारा विदेश से जितना भी फैक्टर इनकम आया और इंडिया से जितना भी विदेशी लोग फैक्टर इनकम ले गए, इनके बीच का अंतर कहलाता है एनएफआईए। पढ़ाया था। और आपने एक फॉर्मूला भी याद है कि घरेलू में एनएफआईए को जोड़ दो तो बन जाता है राष्ट्र। याद है दोस्तों? उस क्लास में देखो, टीचिंग इज अ वेरी सिस्टमैटिक आइटम, सिस्टमैटिक थिंग, मतलब एक बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों। टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है। तो आप देखेंगे तो एनएफआईए
जितना उस दिन पढ़ाना था बस उस दिन उतना ही पढ़ाया कि एनएफआईए कैसे निकला और एनएफआईए का यूज क्या है, घरेलू में एनएफआईए जोड़ो तो बन जाएगा राष्ट्र। आज मैंने एक कदम आगे बढ़कर उस कॉन्सेप्ट में बची बचाई चीजें खत्म करी, और वो कैसे खत्म करी एवरीवन अगले 5 सेकंड सुनना कि भैया कितना फैक्टर इनकम विदेश से आया और कितना फैक्टर इनकम गया, इसके रिकॉर्ड्स कहां मिलेंगे, आरबीआई के बीओपी के करंट अकाउंट में। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नंबर 4, भाई साहब पढ़ाई को मौज में लोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, नहीं तुम हमारी सोच लो यार, तुम हमारी सोच लो, अगर तुम्हें पढ़ना बुरा लगता है तो तुम हमारी सोच लो दोस्तों। इस उम्र में पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और पढ़ाई के अलावा सारे काम अच्छे लगते। तो मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलूंगा, हृदय परिवर्तन हो सकता है शायद तुम्हारा, और नहीं हुआ तो भाई साहब मैं क्या ही कर लूं। देखना एक सेंटेंस हृदय परिवर्तन कर सकता है। अगर तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती या पढ़ाई से भाग रहे तो आप दोस्तों आंखें बंद करना और डॉक्टर भरत के बारे में सोचना कि फिर इसका जीवन कितना बर्बाद है, इसे तो बुढ़ापे तक पढ़ना है और रोज पढ़ाना है दोस्तों, फिर तो मेरी जिंदगी डैश है। इसका मतलब डैश को अपने अनुसार फुलफिल करें दोस्तों, बता दोस्तों फिर तो मेरी जिंदगी डैश ही है इसका मतलब। और मुझे तो लगता है पढ़ाई सबसे सुंदर काम है। जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो मेरी मम्मी कभी मेरी बीबी मुझे बार बार कभी दूध कभी जूस कभी टेबल पे खाना देकर जाती हैं। जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो सारी सेवाएं अपने आप हो जाती हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पिताजी आपको ऑटोमेटिकली पैसा देते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मम्मी पहले से आपके बिस्तर बना के रख देती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने आप बैठे बैठाए खाना मिल जाता है। बताइए दोस्तों इस यूनिवर्स का मुझे लगता है सबसे सरल काम, किताब खोलो और पढ़ो। और जिस काम से आज तुम भाग रहे, जब सिलेक्शन हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन फिर याद करोगे यार कहां फंस गया, इससे अच्छा तो वही था जब मैं पढ़ता था। क्योंकि दोस्तों वास्तव में अभी ऐसा लग रहा है तुम्हें, लेकिन मैं बता रहा ऐसा ही फील होगा, क्योंकि सबसे सरल काम वही है जीवन का जो आज तुम कर रहे। और सबसे बड़ी बात, हम अच्छे कामों को छोड़कर हमेशा बुरे कामों की ओर जाते हैं, और जो आप जहां जाना चाहते बाद में जरूर सोचोगे यार पहले सही था। आज बस पैसा तो मिल रहा है लेकिन आराम पहले ही था भाई साहब। बोलो जी सर। क्योंकि देखो रोज सवेरे हम आराम छोड़कर आराम को कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। इससे बड़ा बेवकूफपन क्या चाहिए जीवन में दोस्तों? नहीं समझ पाए तो हमारा सेंटेंस, ये रोज सवेरे आराम को कमाने के लिए आराम छोड़कर घर के बाहर निकलते हैं। बोलो जी सर। तो बताइए जिंदगी तो बर्बाद नहीं लोगों की। इसलिए बेटा अभी तुम्हारा आराम का समय चल रहा है, इसलिए अभी तुम्हारा वो वाला हमारा जोन आएगा कि जहां तुम्हें लगेगा कि यार कुछ तो आराम मिल जाए। इसलिए बेटा इस समय को एंजॉय करो और भगवान को थैंकफुल करो कि तुम्हें ये अच्छा जीवन मिला है। अभी तुम नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तुम लोग कहां? नर्क में। अभी स्वर्ग है तुम्हारा, लेकिन बात तो यही है ना कि अपना स्वर्ग और दूसरे का नर्क, वो स्वर्ग दिखता है और अपना स्वर्ग नर्क लगता है दोस्तों। बोलो जी ऐसे। इसलिए आप बहुत सी जगह पर भाई साहब। अब बताओ सिलेक्शन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बड़ा नर्क चाहते हो दोस्तों? कह रहे ऐसी तैसी आ गया, नर्क हो जाए कुछ हो जाएंगे। लेकिन हम नेक्स्ट दोस्तों लास्ट यूनिलेटरल पेमेंट, दिस इज कॉल्ड हस्तांतरित भुगतान। तो आराम कमाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। कमाने सर दोस्तों, यूनिलेटरल पेमेंट हिंदी बोलते हैं हस्तांतरित भुगतान। देखो जरा ध्यान से सुनना हमेशा के लिए, हस्तांतरित भुगतान का मतलब बस इतना याद रखो, एक तरफा भुगतान, बस बात खत्म। दिस इज कॉल्ड हस्तांतरित भुगतान, एक तरफा भुगतान। बताओ दोस्तों थोड़ी बहुत बात समझ पाए? जो एक कंट्री से, गाड़ी रेडी करवा दो भाई मेरी, मैं निकलूंगा दोस्तों। जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है लेकिन वापस नहीं, जो किसी कंट्री से हमारे देश में आता है लेकिन वापस नहीं जाता है। बोलो समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल लिख लो दोस्तों, उपहार मतलब गिफ्ट है, दान एवं अनुदान। दान और अनुदान समझते हैं? अनुदान का मतलब ग्रांट्स, अनुदान का मतलब ग्रांट्स, एंड दान का मतलब डोनेशन। दोस्तों जैसे इंडिया में अभी भी पुतिन साहब आए थे, मान लो मोदी जी की खातिरदारी से पुतिन साहब हो जाए खुश, और पुतिन साहब कहें हमने पटना सुना है पटना, मैं एक खान ग्लोबल स्टडीज है वहां जाना है हमें, और मान लो पुतिन साहब कहें मोदी जी कहें चलो चलें, तो पुतिन साहब कहें लेकिन हम जाएंगे रोड से, और पुतिन साहब आए रोड से, मान लो रोड अच्छी नहीं दिखी, तो पुतिन साहब ने कहा मोदी जी एक काम करते हैं तुम्हें इतने लाख करोड़ की ग्रांट्स देते हैं अनुदान, और आप दिल्ली से पटना तक की एक शानदार 10 लेन का एक्सप्रेस वे बनाओ। तो दोस्तों बताइए क्या ये एक तरफा भुगतान है या नहीं? कभी क्या मोदी जी अब रशिया जाएंगे पुतिन से मिलने तो क्या पुतिन को भी रोड देंगे क्या? ऐसा नहीं है, दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट। तो ऐसे दोस्तों सारे भुगतान जो एक देश से दूसरे देश में होते हैं, जिनके बदले या तो आता है जाता नहीं है या जाता है तो आता नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड्स भुगतान संतुलन के चालू खाता में होते हैं। बात समझ गए? अब आगे की बात करते हैं। आज ही जाकर आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल क्या मिलेगा इस सेक्शन से? आपको पता है कि डॉक्टर भरत वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है, तो आपको सवाल मिलेगा क्या? अभी कभी सीख लें। सवाल मिलेगा भुगतान संतुलन के चालू लेखा में निम्नलिखित में से क्या आइटम मदद शामिल होती है या क्या शामिल नहीं होता? आप समझ गए? वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, साधन आय और एक तरफा भुगतान। टिक मार दो क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट लिखो कैपिटल अकाउंट। बताओ दोस्तों इकोनॉमिक्स में आनंद तो आ गया होगा तुम लोगों को, और कम से कम 50-60 पन्ने के नोट तो बन गए होंगे। है मैंने कहा 50-60 पन्ने के नोट्स बन गए होंगे। कह रहे यस सर। अबे डैशो ये कहो सर डबल से भी ज्यादा बन गए, इससे हो गए ना? अभी तो और भी पाएंगे दोस्तों, यार ध्यान समझना। कैपिटल अकाउंट नंबर 1, ऋण संबंधी लेन देन। ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन। दिस इज कॉल्ड बोरोइंग ट्रांजैक्शंस इंग्लिश में। ऋण संबंधी लेन देन, बोरोइंग्स ट्रांजैक्शंस। आइए दोस्तों, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे समझ गए? कभी भी इंडिया दूसरे देशों से लोन लेगा या इंडिया दूसरे देशों को लोन देगा, सारे रिकॉर्ड कहां मेंटेन होते हैं? कैपिटल अकाउंट। सही है। अब हम अगर ऋण की बात करें तो यहां पे लिख भी सकते हो। अच्छा रहने दो, ये तो आपको बताइए कि ऋण हम आईएमएफ से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। अच्छा नहीं, यहां पे मैं 2 पॉइंट लिखवाऊंगा दोस्तों। 2 तरीके के ऋण होते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझा रहा। 2 तरीके के ऋण होते हैं, एक सोवरन बोरोइंग्स, SOVREIGN, और तुम्हें पता है समझा जरूर दूंगा मैं, बोलो यस नॉट। सोवरन बोरोइंग्स हिंदी में कहते हैं संप्रभु ऋण, संप्रभु ऋण। और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। हिंदी में शॉर्ट में है नहीं, शॉर्ट में बोलते हैं ECBs, और हिंदी में बाह्य या बाहरी वाणिज्यिक, बाह्य या बाहरी वाणिज्यिक ऋण, बाह्य या बाहरी वाणिज्यिक ऋण।
देखना कितने प्यार से समझाऊंगा और आप कहोगे वाओ सर कितना आनंद आया। देखो दोस्तों, जो भारत, एवरीवन प्लीज, जो भारत विदेशों से ऋण लेगा ये दो तरीके का होता है। एक होता है संप्रभु ऋण, एक बाहरी वाणिज्यिक ऋण। अगर दोस्तों हमारे देश की सरकार विदेश से ऋण ले, दिस इज कॉल्ड संप्रभु ऋण। जैसे अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार ऋण लेती है, अनुच्छेद 293 राज्य सरकार ऋण लेती है। दोस्तों जैसे हमारे देश की सरकारें ऋण ले तो उसे संप्रभु ऋण कहते हैं, और हमारे देश के निजी क्षेत्र अगर विदेशों से ऋण लें तो जल्दी बताओ क्या कहते हैं? बाहरी वाणिज्यिक ऋण, दैट इज कॉल्ड ECBs। बोलो आनंद आया? चलो नंबर टू प्लीज फोकस, लिख बाद में लेना, पहले सुन लो अच्छी तरह, साथ में लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। क्या ये वाला पॉइंट सबके दिमाग में चिपक गया कि जब भी हमारी देश पूरे विश्व से लोन ले या लोन दे तो लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहां होंगे? नाउ नेक्स्ट, विदेशी निवेश। दोस्तों चाहे हमारे देश में विदेशों की कंपनियां हमारे देश में निवेश करें, चाहे हमारे देश की कंपनियां विदेशों में निवेश करें, सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड कहां होता है? कैपिटल अकाउंट। आप सुने, विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है, एक FDI और एक FPI। ये क्या है इसको ऐसे ही लिख दें, वो मैं बाद में बताऊंगा। FDI और FPI, टाइम लगेगा उसमें। नाउ नंबर 3 दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या, तो NRI जानते हैं आप लोग की जमाएं। क्या दोस्तों, जैसे मेरा दोस्त एक NRI है, वो अपने घर में लोगों को पैसा भेजता है, बैंक में जमा करता है इंडिया के, तो वो भी विदेश से पैसा आ रहा है, तो NRI की जमाएं सारी कैपिटल अकाउंट में आएंगी। क्या बात समझ गए? नाउ मेरे प्यारे साथियों, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट फिर से एक बार निहार लो अच्छी तरह, घूर लो इसको दोस्तों, राइट। वो अंजलि नाम को ही घूर रहा था, तुम ज्ञान को भी नहीं घूर पा रहे, तो घूर लो अच्छी तरह। मतलब क्या, करंट अकाउंट में 4 एंट्री, वस्तुओं का आयात निर्यात चिपका लो, सेवाओं का साधन आय, एक तरफा भुगतान, बोलो हो गया। यहाँ 3 ऋण संबंधी लेन देन, विदेशी निवेश और NRI की जमाएं, कोई दिक्कत? नाउ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दोस्तों बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, सुन लो मुझे, फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। NRI ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में नंबर 1 आता है लाइक IMF संबंधी लेन देन। ये लो आप समझ गए होंगे, IMF हमने कल पढ़ा था, IMF संबंधी लेन देन, बहुत आराम से सीख लो प्लीज, कि जो भी हम IMF से पैसा लेंगे या IMF को पैसा, तो ये सारे लेन देन हम कौन से अकाउंट में रखते हैं? बोलो सही समझ में आया? एंड दोस्तों नंबर 2, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन। दोस्तों क्या मैंने आपको विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ाया? आवाज नहीं आ रही यार मुझे। विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ाया, 4 चीजें आती हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दोस्तों स्वर्ण भंडार, विशेषाधारण अधिकार SDR और रिजर्व ट्रेंच स्थिति, बोलो यस। दोस्तों ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें परिवर्तन, जितना भी हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड्स कहां जाएंगे? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। दोस्तों दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 3 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। एक लाइन और, कैपिटल अकाउंट में वो सारे लेन देन होते हैं जो भारत में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स लायबिलिटी क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, नहीं जानते क्या? जो भारत में, देखो जो भारत के एसेट्स लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ध्यान से देखना, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिखवा रहा। देखो क्या बताओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट, वैसे भी आप दिमाग में रखो यार एवरीवन, एक मैंने पढ़ाया, बाद में लिख लेना, मैं छोड़ जाऊंगा ये स्लाइड। एक मैंने पढ़ाया था कैपिटल रिसीट्स, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे एसेट्स लायबिलिटी प्रभावित हो रहे थे। बोलो यस, बस खत्म बात। आप देखो बोरो जब हम करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, बोरो में हम किसी को देंगे लैंड तो एसेट बढ़ जाएगा, विदेश से निवेश आएगा तो एसेट बढ़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों कैपिटल अकाउंट में वो एंट्रीज होती है, पेपर में सवाल पूछा गया कि जो हमारे भारत के एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ये सारे रिकॉर्ड कहां चले जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। बोलो आनंद आ गया? दोस्तों लास्ट में नोट डाल के प्यारा सा कोई स्टेटमेंट लिखना है हमें, नोट डाल के लास्ट में अपने बाद में कर लेना, मेरे जाने पर उसमें जा रहा हूं, वो ये कि दोस्तों एक बस इतना डाल लेना कि उपयुक्त 3 अकाउंट के अलावा, मतलब एक एरर, ऐसी हिंदी में लिखना, ऐसे लिखना, एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है, बस इतना लिख लेना, एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है। दोस्तों हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम बात करें तो एक एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कहीं छूट गया और लिखना था, जो नहीं लिख पाए, आप भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो सब इस अकाउंट में डाल देती है। तो आपके एग्जाम में आएगा कौन कौन से अकाउंट होते हैं, तो आप बना दोगे। बोलो जी यस। अब छोटा सा डिस्कशन है एक FDI और FPI से रिलेटेड, ये हम दोस्तों कल कर लेंगे, और कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, और परसों 2 दिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेशन ले लेंगे, और परसों हम अपनी आखिरी क्लास सेलिब्रेट करेंगे। बोलो जी यस। तो परसों हमारी आखिरी क्लास होगी और फिर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बोलो जी क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, खूब खुश रहो, मौज लो, आनंद आ रहा है दोस्तों, चलो खूब खुश रहो।